ठीक है। और उसके बाद उसका क्या होगा, सीमेंटेड। सीमेंटेड कुछ नहीं है, सीमेंटेड का मतलब क्या होता है, ग्रामर, यानी सिंटैक्स को लिखने का तरीका, ये समझिएगा। जैसे हम लिख रहे हैं आई एम गोइंग टू दिल्ली और हमने फुल स्टॉप। इसी को अगर हम कुछ ऐसे लिखें, ये वाला ग्रामर के दृष्टिकोण पे गलत है, ये वाला हमारा ग्रामर के हिसाब से सही है। तो सही स्टेटमेंट को का ही तो सही मैसेज जाएगा। तो ये अगर हम ये भी बोल दें, सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि हाँ यार दिल्ली जाने की बात कर रहा है, लेकिन वो ये भी समझ जाएगा कि कितना बड़ा बेवकूफ बोलने वाला है, उसको ठीक से इंग्लिश आती नहीं। मशीन के अंदर ये सेंस होता नहीं। तो मशीन अगर ये वाला सेंटेंस ले लेगा तो 100% उसको क्या करते हैं, एरर आ जाएगा। उसको एक्यूरेट भी तो सही सेंटेंस है, तो सही सेंटेंस के लिए हम किसका यूज करते हैं, सीमेंटेड। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा मैं पाइथन का वो लेता हूँ, एग्जाम्पल लिया हमने यहाँ पे लिखा x = int इनपुट, और यहाँ पर ले लिया हमने इन्वर्टेड कामा इंटर फर्स्ट नंबर इन्वर्टेड कामा ब्रैकेट। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे लिया y = इनपुट और ब्रैकेट के अंदर इंटर सेकेंड नंबर इन्वर्टेड कामा डबल ब्रैकेट। फिर हमने यहाँ ये लिखा z = x + y, और अब हमें यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ब्रेक इन्वर्टेड कामा द सम ऑफ टू नंबर इक्वल टू इन्वर्टेड कामा कॉमा, क्योंकि ये क्या है, हमारा स्ट्रिंग है, मतलब पूरा क्या है, स्ट्रिंग है। अब इसमें हम कौन सी वैल्यू लाना चाहते हैं, शेप। और ये हमारा प्रोग्राम पूरा कोड हो गया। ये क्या करेगा, एडिंग टू नंबर इनपुट बाय यूजर। ये प्रोग्राम किस चीज का है, दो नंबरों को जोड़ने का प्रोग्राम है, जिसमें वैल्यू कौन देगा, यूजर देगा। बात समझ आ रही है। अब जरा इसमें गौर करिएगा, हमने इसको एक स्पेशल तरीके से लिखा है। क्या आप साधारण डिक्टेशन ऐसा लिखते हैं, ब्रैकेट भी लेके आ जाएं, इन्वर्टेड कामा भी लगाएं, इनपुट लगाएं, इंट लगाएं, ऐसा कहीं है? तो ये कुछ ऐसा एक तरीका होता है लिखने का जिससे मशीन उस लैंग्वेज को समझ सके। तो मशीन को कौन समझा रहा है, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर की निगाह में ये सही सेंटेंस है, और यहां से अगर हम ये हटा दें, अब एरर आ गया। एरर आने का मतलब क्या होगा कि अगर ये इन्वर्टेड कामा, क्योंकि ये तरीका है लिखने का, क्या ये तरीका, तो अगर हमने यहाँ पर इन्वर्टेड कामा नहीं लगाया है तो ये एरर में आ जाएगा। और तो ये पूरा का पूरा एक ग्रामर के दृष्टिकोण से बिल्कुल सही होगा सेंटेंस की नहीं होगा, और सही होने के साथ साथ ये हमारा मशीन के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो इसी को लिखने के तरीके को हम बोलते हैं सीमेंटेड। टोकन्स क्या क्या यूज हुए इसमें, इंट इंटीजर कीवर्ड माने रिजर्व वर्ड है। इंट का यूज हम और हर जगह नहीं करेंगे, जहां इंट की जरूरत होगी वही करेंगे। इनपुट क्या है, एक फंक्शन है, जो भी ब्रैकेट के अंदर होता है वो फंक्शन है, तो वो फंक्शन है। और ये पूरा का पूरा वो स्टेटमेंट है जिसके द्वारा हम एक मैसेज देना चाहते हैं यूजर को कि वो क्या करेंगे। अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आपने लिखा x = इंट और ब्रैकेट इनपुट, और ये ब्रैकेट ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ये भी सही है, लेकिन कोई मैसेज नहीं आएगा स्क्रीन पे, सिर्फ कर्सर ब्लिंक करता रहेगा, पता ही नहीं चलेगा कि आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए आप एटीएम मशीन के सामने जाते हैं, एटीएम मशीन में लिख के आता है इंटर योर पिन, अगर कार्ड लगाते ही स्क्रीन ब्लैक हो जाए, ब्लैंक रहे और केवल कर्सर चमकता रहे, तो क्या करोगे,
जिनको पता है कि नहीं पहले कोई नंबर डाला था वो डाल देगा, लेकिन जिनको नहीं पता, अगर मैसेज नहीं आएगा स्क्रीन पर तो उसे क्या जानकारी होगी कि मैं क्या डालूँ इसमें। तो वैसे ही यहाँ पर होगा, कुछ भी नहीं आएगा और जो भी यूजर है वो अननोन रहेगा कि हम कौन सी वैल्यू डालें, क्या करें क्या ना करें, वो समझ नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही लिख के आएगा इंटर फर्स्ट नंबर, तो समझ जाएगा कि हमें क्या करना, पहला नंबर डालना। फिर दूसरी लाइन रन करेगी तो लिख के आ जाएगा इंटर सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर रन कर देंगे। पहला नंबर दिया आपने मान लिया 10 और सेकेंड नंबर दिया आपने क्या 20, तो 10 और 20 दोनों नंबर आ गए। यानी x में ये x वेरिएबल है, आइडेंटिफायर है ये, x और y क्या है, वेरिएबल है। तो ये दोनों देखो ऑपरेटर की सहायता से क्या जुड़ रहे हैं, x और y का रिलेशन कौन बना रहा है, प्लस। तो प्लस के कारण x के अंदर रखी हुई वैल्यू और y के अंदर रखी हुई वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और ऐड होकर के वो कहाँ चली जाएगी, z के अंदर। यानी फाइनल आंसर किसके अंदर रखा हुआ है, प्रिंट स्टेटमेंट की सहायता से हम वो मैसेज देंगे कि क्या आया आंसर। आंसर आ रहा है दो नंबरों का योगफल आ रहा है, सम ऑफ टू नंबर लिख दिया हमने, जो भी आंसर आएगा वो लिखूंगा। ये बात समझ रहे हैं, मतलब यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम के लिए ऐसा एक्सप्रेशन जरूरी है, यानी हर चीज क्लियर हो कि क्या चीज चाहिए। डेटा के रूप में अब यहाँ पर देखो, डेटा कुछ भी दो लेकिन उसको टाइम बदल देगा एक में। इनफैक्ट क्या है, एक बात ध्यान रखना है कि हमेशा पाइथन प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट का मतलब समझते हैं ना आप लोग, मतलब हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है, जो उसको क्या समझेगा। आपने अगर 10 दिया है और ये एंड नहीं लगाया, इस 10 को मानेगा स्ट्रिंग, हर चीज स्ट्रिंग मानता है। स्ट्रिंग क्या करता है वो, हर चीज क्या मानता है, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग का मतलब होता है शब्द या सेंटेंस। शब्दों पर कभी जोड़ने घटाने की क्रिया होती है, आप बताइए, शब्दों पर कभी जोड़ने घटाने की क्रिया नहीं होती है। भाई मान लीजिए आपका नाम है राम गोखले, तो राम धन गोखले, राम गोखले हो गया, लेकिन राम माइनस गोखले क्या होगा, घटेगा क्या, दोनों स्ट्रिंग है। लेकिन अगर हम 10 प्लस 20 करें तो घट ही आएगा, और 10 माइनस 20 करें तो माइनस 10 आएगा। यानी जिन चीजों पर हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ये पूरा का पूरा क्या है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। तो ये 10 को भी क्या मानेगा वो, ये लाइन यहीं पर लिख लो, पाइथन हमेशा किसी भी डेटा को बाय डिफॉल्ट रूप से स्ट्रिंग मानता है। पाइथन किसी भी डेटा को बाय डिफॉल्ट रूप से स्ट्रिंग मानता है। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर इंग्लिश में लिखना चाहो इसको तो यहाँ लिख सकते हो, पाइथन ट्रीटेड ऑल डेटा बाय डिफॉल्ट एज ए स्ट्रिंग। पाइथन सब डेटा को क्या मानता है। अब हमने इनपुट क्या करना है, डेटा ले रहा है, इनपुट स्टेटमेंट डेटा क्या करता है, लेता है। लेने के बाद हमने कहाँ बदल दिया, बदल दिया। अब अगर हम यहाँ पर लिख दें इंट की जगह पर फ्लोट, अब ये डाटा रियल नंबर बन जाएगा। आपने दिया 10 लेकिन अब ये बन जाएगा 10.00। इंट था तो इंट में केवल 10 लेगा, ये इंट में लेगा, लेकिन ये कहाँ मिलेगा, फ्लोट। ठीक है, डेटा टाइप में पढ़ाएंगे तो आप बताएंगे कि इंट और फ्लोट क्या होता है। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जो पूर्णांक संख्याएं होती है जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता है उसको इंटीजर नंबर बोलते हैं। इंटीजर नंबर का एक शॉर्ट फॉर्म होता है इंट, और जिसमें डेसिमल नंबर होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, रियल नंबर, या उसको डिनोट करते हैं इससे फ्लोट। तो ये दोनों बातें आपको समझ आ गई होंगी, एक इंटीजर क्या होता है, दूसरा फ्लोट क्या होता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि टोकन्स और सिमेंटिक्स से ही सारी लैंग्वेज बनती है। टोकन्स माने होते हैं वो स्मॉल एलिमेंट, टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सबसे छोटी यूनिट। टोकन की डेफिनेशन क्या होती है, टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। टोकन की डेफिनेशन लिखो, टोकन is the smallest unit
of any programming language. Unit, UNIT. Token is the smallest unit of any programming language. ठीक है, दूसरी आइडिया डालिए सीमेंटेड. ये क्या होता है? सीमेंटेड इज द वे, यानी सीमेंटेड वह तरीका है जिसके द्वारा, सीमेंटेड इज द वे बाय विच वी कैन मेक ए प्रॉपर सिंटैक्स, by which we can make a proper sentence or expression for the program with help of tokens. अब देखो समझो क्या मतलब है. सीमेंटेक क्या बताया मैंने? सीमेंटेक इज द वे बाय विच वी कैन मेक एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट और सेंटेंस ऑफ प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ टोकन. अब देखिए यहाँ पे जैसे हम बात करें, हमारे पास एक लाइन है और वो लाइन है x इक्वल टू फ्लोट इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर की टोटल. मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन है, इसी को हम बोलते हैं एक्सप्रेशन सेंटेंस या स्टेटमेंट. अब थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे. स्टेटमेंट वास्तव में ये कहलाता है स्टेटमेंट. एक्सप्रेशन ये जहाँ पर बहुत सारे ऑपरेटर का यूज करते हैं, कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं, इस वाली लाइन को हम बोल सकते हैं क्या? एक्सप्रेशन. यानी प्रोग्राम के अंदर यही तो लिखे जाएंगे, या हम एक्सप्रेशन लिखेंगे या सेंटेंस लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे. सेंटेंस और स्टेटमेंट एक ही बात है, और नहीं है. तो मैं ये बात समझ रहा कि एक्सप्रेशन का मतलब हो गया इसने वाली लाइन, स्टेटमेंट मतलब हो गया इसने वाली लाइन, तो फिर सेंटेंस क्या? सेंटेंस वही है जो स्टेटमेंट. यानी इसको हम क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं? सेंटेंस भी कह सकते हैं. और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम तीनों कह सकते हैं, एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, सेंटेंस भी कह सकते हैं. यानी कोई भी प्रोग्राम होता है बहुत सारे स्टेटमेंट का कलेक्शन होता है. स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन में क्या होता है? कलेक्शन होता है. इसमें टोकन कहाँ कहाँ? जैसे x एक टोकन है. क्या है ये? वेरिएबल. टोकन क्या है? स्मॉल यूनिट. x क्या है? वेरिएबल. भाई हम डाटा कहाँ ले जाएंगे? कोई तो जगह चाहिए हमको, ये भी टोकन हो गया. फ्लोट क्या है? डेटा टाइप, ये टोकन हो गया. इनपुट क्या है? फंक्शन. ये टोकन मतलब एलिमेंट है कि नहीं है? स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ प्रोग्राम. ये पूरा का पूरा क्या है? ये देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है, ये इन्वर्टेड कमा लगा है, इसको पंक्चुएटर बोलते हैं. ये भी टोकन है. यानी टोकन का मतलब हो गया सबसे छोटी यूनिट जिसके बिना हमारा प्रोग्राम सेंटेंस बन ही नहीं सकता. जैसे मान लीजिए हमने लिखा RAJ ENDRA, क्या है? पता नहीं. स्टूडेंट भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, किसी फैक्ट्री में एम्प्लॉय भी हो सकता है, तो भी हो सकता है. आगे हम लिखते हैं इज ए टीचर. तो राजेंद्र एक एलिमेंट, इज एक एलिमेंट, ए एक एलिमेंट और टीचर एक एलिमेंट. जब ये सारे एलिमेंट बन गए तभी तो सेंटेंस बना. अभी बात इसी वाले को अगर हम लिखते हैं जेड एक्स वाई, तीन वेरिएबल हैं, कोई रिलेशन है इसके बीच में? यानी एक ही प्रकार का एलिमेंट यूज कर रहे हैं, वो है वेरिएबल. लेकिन अब हमने यूज कर लिया ऑपरेटर. अब इसका क्या हुआ? और मतलब निकल निकला, उसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन.
इसको बिल्कुल सिंपल वे में लेने की कोशिश करो। प्रोग्रामिंग कुछ नहीं है, जैसे आप लोग इमला लिखते हो, पहले क्या सीखते हैं आप लोग? अल्फाबेट। फिर सीखा आपने शब्द बनाना, शब्द बनाने के बाद आप सेंटेंस सीखते हो, वही चीज तो है ये हो गया अल्फाबेट, ये भी अल्फाबेट, ये भी अल्फाबेट। फिर इसको हमने अल्फाबेट के शब्द लिखने सीखे, उसके बाद हमने सारे शब्दों को मिला दिया तो क्या बन गया? सेंटेंस बन गया। सेंटेंस बनाते वक्त हमको ये ध्यान रखना होता है कि उसका ग्रामर गलत है, इसलिए टोकन के साथ क्या हो जाता है। अब नहीं आता। जैसे मान लीजिए हम एक प्रोग्राम और लेते हैं, उससे आप समझने की कोशिश करिए, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। कौन सा प्रोग्राम ले लें? Find the simple interest of given of the value which is input by the user। ठीक है, बहुत कॉमन प्रोग्राम है, बहुत टफ नहीं है। हमें क्या फाइंड करना है? सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, जिसमें वैल्यू कौन देगा? यूजर देगा। यहाँ पर हमें एक बेसिक चीज जाननी पड़ेगी। देखिए, प्रोग्रामिंग करने के पहले हमें कुछ चीजें समझनी है। आप पहले प्रोग्राम को पढ़िए। प्रोग्राम में आपको पढ़ना ये है कि हमको फाइंड क्या करना है? सिंपल इंटरेस्ट डिफाइन करना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बटा 100। हमारे पास P कौन देगा? यूजर। R कौन देगा? यूजर। T कौन देगा? यूजर। SI कौन देगा? प्रोग्राम। ये यूजर देगा और ये कैलकुलेशन होगा कि कौन देगा? प्रोग्राम देगा। यानी ये हमारा क्या हो गया? एक तरीके से आउटपुट वही, और ये तीनों हमारा क्या होगा? अब P फॉर प्रिंसिपल तो क्या बोलते हैं? R फॉर रेट, T फॉर टाइम, SI फॉर सिंपल इंटरेस्ट। ये बात समझ आ गई? इतना समझ आ गया? अब आप देखिए प्रोग्राम बनेगा तो कैसे बनेगा। हमको सबसे पहले लेना है P। आप यहाँ पे एक वेरिएबल बना लो P। P क्या हो गया? टोकन। वेरिएबल क्या होता है? यानी टोकन हो गया वो। P माने जो भी वैल्यू यूजर देगा हम कैसे लेंगे? इनपुट ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कामा इंटर द प्रिंसिपल इन्वर्टेड कामा ब्रैकेट। केवल इनपुट लगाया हमने, यानी जो भी वैल्यू देगा यूजर ये लिख के आएगा। आप कोई वैल्यू दोगे, वो वैल्यू कहाँ चली जाएगी? किस रूप में जाएगी? स्ट्रिंग में। किस रूप में जाएगी? और स्ट्रिंग पर हम कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, तो इस वैल्यू को बदलने की जरूरत पड़ेगी इस चीज में। भाई अमाउंट जो प्रिंसिपल देगा वो डेसिमल में तो आ सकता है, इंट नहीं लिखा हमने। भाई आपने दिया 6,000 रुपये, 6,000 प्रिंट हो गया, लेकिन हम कह रहे हैं 5,580 रुपये 75 पैसे। वो क्या होगा? इंट में अगर देंगे अगर 5,680 रुपये 75 पैसे, तो 75 पैसे को छोड़ देंगे, 5,680 रुपये देगा केवल बस, तो फिर पूरा नंबर ले लेगा। इसलिए रियल नंबर में हमने क्या लिया है?
इस क्रिया को बोलते हैं टाइप कास्टिंग। क्या कहलाती है? एक डाटा को दूसरे डाटा में बदलना टाइप कास्टिंग करेंगे। टाइप कास्टिंग मतलब ये एक डाटा को दूसरे डाटा में बदलना टाइप कास्टिंग कहलाती है। यहां पर हमने क्या लिखा? P इक्वल टू फ्लोट इनपुट इंटर द प्रिंसिपल। ये बात समझ आ रही है? यानी पहली वैल्यू हमारी क्या होगी? आ गई। क्लियर? दूसरा हमने वेरिएबल क्या लिया? आर। यानी रेट हम किसके अंदर लेंगे? आर के अंदर। आर असाइन वही चीज इनपुट ब्रैकेट के अंदर इंटर द वैल्यू ऑफ रेट, वैल्यू ऑफ रेट इन्वर्टेड कामा ब्रैकेट। अब ये वैल्यू आई तो किस स्ट्रिंग आएगी? स्ट्रिंग में मैथमेटिकल क्रिया होगी नहीं, तो हम यहाँ पर क्या लिए लेते हैं? इनपुट के पहले इसको फ्लोट बदल देते हैं और यहाँ पर भी क्या करते हैं? डबल। अब तीसरी वैल्यू क्या हमारी? 3। इसको इंट में ले सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए 6.5 वर्ष, 3.25 वर्ष, 3.3 से 1/4, 1/2, ये तो इस तरह आता नहीं है 3.5 वर्ष, तो ये भी तो फ्लोट में सकता है। तो फ्लोट और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनपुट ब्रैकेट इंटर द वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा? टाइम इन्वर्टेड कामा ऑन ये सेंटर फॉर्म क्या है? मुझे तीनों वैल्यू आ गई हमारे पास। अब सिंपली हम इस वाले फार्मूले का यूज, इस वाले फार्मूले का यूज करने का मतलब हो गया SI असाइन P एस्ट्रेस R एस्ट्रेस T और ब्रैकेट के अंदर स्लैश क्या हो जाएगा? सॉरी नहीं समझेगा। तो ये P इसको मिल जाएगा यहाँ से, R मिल जाएगा यहाँ से और T मिल जाएगा यहाँ से। क्लियर हो गया? और ये पूरा कैलकुलेशन होगा बटे 100, और 100 जब पूरा कैलकुलेशन होगा कि वैल्यू कहाँ ली जाएगी? SI के अंदर। यानी आंसर किसके अंदर है? SI के अंदर है। इस वाली वैल्यू उनका करके आउटपुट में बाहर निकाल देंगे। आउटपुट में हमारा क्या है? यहाँ पर आप लिख दीजिए प्रिंट इन्वर्टेड कामा द सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू इन्वर्टेड कामा कॉमा और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? SI। और ये हमारा प्रोग्राम जो है। हम सर कभी ऐसी वैल्यू ले सकते हैं कि कुछ वैल्यू इंटीजर में ले और कुछ वैल्यू फ्लोट में ले? आप ले सकते हो, चलिए ये भी कर सकते हैं आप। यहाँ पर आपने ले लिया इंट, सेटिस्फाइड हो? ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जिसकी हायर प्रायोरिटी होती है बाय डिफॉल्ट आंसर उसी में चलेगा। जैसे इंट हमेशा 2 बाइट का होता है, मेमोरी में इंट की वैल्यू जो भी आएगी वो 2 बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, यानी जो भी जगह घेरेगी मेमोरी में वो कितना है? 2 बाइट। लेकिन फ्लोट की वैल्यू कितनी है? 4 बाइट। तो जब फ्लोट और इंट का मल्टीप्लिकेशन होता है तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू फ्लोट बनता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बड़ा होगा वो ऐसा ही बना लेगा अपने आप। यहाँ पर इंट और फ्लोट का मल्टीप्लिकेशन होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वो क्या बना देगा? एक फ्लोट में होता, बाकी दोनों इंट में होते तो भी फ्लोट बना देता, क्योंकि प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है? फ्लोट की। अभी समझेगा। तो बस इतनी सी लाइन में हमारे प्रोग्राम करते हैं। अब इस प्रोग्राम को हम कंप्यूटर पे चलाते हैं। क्लियर हो गई? चलिए चलाते हैं जरा इसको।